हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस लेयर पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में बताया गया है कि क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस लेयर किस तरह से तैयार की जाती है और उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो दोस्तों, हम इसके पहले की वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। अब इसमें हम आपको आगे बता रहे थे कि रोलिंग किस प्रकार से करना है, किस रोलर का यूज करना है। तो रोलर जो भी रोलर ऑपरेटर रहेगा वो किस प्रकार से साइड पे कॉम्पेक्शन करेगा रोलिंग करके, तो उसको किस प्रकार से बताया जाएगा। जो भी इंजीनियर्स वहाँ रहेंगे तो किस प्रकार से उसको डायरेक्शन देंगे कि आप किस प्रकार से रोलिंग करेंगे। तो इसमें बताया गया है दोस्तों, आप सेक्शन 400 में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट ऑन सुपर एलिवेटेड पोर्शन एंड carriage way with unidirectional crossfall where the rolling shall proceed from inner edge to outer. Rolling shall begin from edge gradually progressive towards the center first. Edge shall be compacted with roller running forward and backward. The roller shall then move inward parallel to the center line of the road in successive passes uniformly overlapping proceeding tracks by at least one half width. तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि यूनि डायरेक्शनल क्रॉस पॉल के साथ सुपर एलिवेटेड भागों में और कैरिज वे में को छोड़कर जहां भी रोलिंग आंतरिक किनारों से बाहरी तक आगे बढ़ेगी, जो है उसके एज से शुरू होगी और आगे की ओर सेंटर लाइन की ओर बढ़ेगी, और रोलिंग किनारों से धीरे धीरे सेंटर की ओर बढ़ेगी और बढ़ते हुए शुरू होगी, और पहले किनारों में करते हुए वो सेंटर की ओर बढ़ाया जाएगा। और रोलर तब तक रोड की सेंटर लाइन के समानांतर की ओर गति करेगा जब तक कि उसमें कॉम्पेक्शन न प्राप्त हो जाए, और क्रमिक दरों में समान रूप से वो जो पहले कॉम्पेक्शन कर चुका है, जो पहले की पट मतलब जो कॉम्पेक्टेड लेयर है उसको कम से कम वो 1/2 चौड़ाई से ओवरलैप करते हुए कॉम्पेक्शन करेगा। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है दोस्तों कि जब भी कोई भी रोलर ऑपरेटर है तो उसको सबसे पहले हमको डायरेक्शन, जो भी इंजीनियर रहेगा वो उसको डायरेक्शन देगा कि आप किस प्रकार से रोलिंग करेंगे, कि आपको रोलिंग जो करेंगे आप वो एज से शुरू करते हुए और सेंटर लाइन की ओर बढ़ते जाना है, आगे पीछे करते हुए रोलर को कॉम्पेक्शन करना है, और करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना है, और जितना कॉम्पेक्शन हुआ भाग है उसका 1/2 बिर्थ उसकी चौड़ाई को लेकर ओवरलैपिंग करते हुए कॉम्पेक्शन करते हुए जाना है, ताकि उसमें कोई लाइनिंग ना दिखे रोड पे, कॉम्पेक्शन की कोई जिग मतलब अंडुलेशन टाइप में ना दिखे। तो इस प्रकार से इसमें कॉम्पेक्शन करना है दोस्तों। इसके बाद इसमें आगे बताया गया है कि rolling shall be continued and light sprinkling of water shall be done till the surface is well compacted। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि रोलिंग जो रहेगी वो तब तक जारी रहेगी जब तक सतह के ठीक होने तक उसमें पानी का हल्का छिड़काव किया जाएगा। रोलिंग जारी रहेगी और सतह के ठीक होने तक पानी का हल्का छिड़काव किया जाएगा उसमें, मतलब रोलिंग अपनी चलती रहेगी दोस्तों। और उसमें वाटर क्यूरिंग करना है हमको, पानी क्यूरिंग करना है साइड पे, ताकि रोलिंग जब हम करें तो आपस में जो क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट के पार्टिकल्स हैं, कोर्स एग्रीगेट के पार्टिकल्स हैं, वो आपस में इंटरलॉक हो सकें। तो वो बढ़िया से इंटरलॉक होने, अच्छे से बॉन्डिंग बनाने के लिए उसमें वाटर का स्प्रिंकलिंग करना, वाटर का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। इसके बाद इसमें कहा गया है कि द रोल्ड सरफेस शेल बी चेक्ड ट्रांसफरली विथ टेम्पलेट एंड longitudinal with 3 meter straight edge. Any irregularities exceeding 12 mm shall be corrected by losing the surface, adding or removing necessary amount of aggregates and re-rolling until the entire surface conforms to the desired camber and grade। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो रोलिंग हो चुकी सरफेस है तो उसमें हम उसका जो है ट्रांसवाली और लॉन्गिट्यूडनली जो है टेम्पलेट से हम चेक करेंगे। 3 मीटर स्ट्रेट एज से जो है 3-3 मीटर में हमको चेक करना है, और चेक करते हुए ये देखना है कि जो उसकी इरेगुलरिटी जो उसके अनियमितता है वो 12 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, 12 mm से ज़्यादा उसमें अंडुलेशन नहीं आना चाहिए, या कि हम ये बोल सकते हैं कि उसमें कहीं ऐसा होता है कि जो थिकनेस रहती है वो 12 mm से उसमें
कम या कि 12 mm से ज़्यादा थिकनेस यदि आ रही है उसमें, तो उसको हटाकर या कि उसमें कुछ अमाउंट एग्रीगेट के जोड़कर उसको कम्पेक्टेड किया जाएगा, जो भी है उसको लूज करके, और वहाँ से उस सरफेस से जो एग्रीगेट है उसको रिमूव किया जाएगा, और फिर उसमें जो फ्रेश कंक्रीट है, क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट है, एग्रीगेट है, तो उसको उसमें ऐड किया जाएगा और फिर आफ्टर कॉम्पेक्शन किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है और कहा गया है कि रोलिंग हुई सतह को टेम्पलेट के साथ अनुप्रस्थ रूप से और 3 मीटर सीधे किनारे के साथ अनुदैर्ध्य रूप से चेक किया जाएगा, और किसी भी अनियमितता 12 mm से अधिक नहीं होगी, और सतह को लूज करके आवश्यक मात्रा में, यदि कुछ भी वहाँ गड़बड़ है तो सतह को लूज करके आवश्यक मात्रा में एग्रीगेट को जोड़कर या कि हटाकर उसे पूरी तरह से फिर से रोलिंग करके ठीक किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें बताया गया और कहा गया है कि जो सरफेस है वो डिजायर कैम्बर, जितना भी हमको कैम्बर वहाँ प्रोवाइड कराना है, जितना ड्राइंग्स में कैम्बर दिया हुआ है 2% या कि 2.5%, जो भी कैम्बर ड्राइंग्स में बताया गया है उसके अनुरूप ही हमको वहाँ कैम्बर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो रोलिंग, जो भी रोलिंग करेगा रोलर ऑपरेटर, उसको ये भी बताना है कि किधर कितनी रोलिंग करना है, किधर कम करना है रोलिंग, ताकि हम आसानी से उसमें कैम्बर जो है प्रोवाइड करा सकें। और जो भी वहाँ ऑटो लेवल्स लेकर और लेवल्स उठाते हैं तो वो वहाँ कैम्बर स्लोप देकर एक कैम्बर प्रोवाइड कराते हैं, ताकि ड्रेनेज में जो रेन वाटर होता है वो रूट्स पे ना रुक सके और आसानी से वो ड्रेनेज के माध्यम से बाहर हो जाए रोड के। तो इसलिए हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं साइड पे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें देखेंगे तो आप लिखा हुआ है क्लॉज 405.4 में सरफेस फिनिश एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क। The surface finish and control on the quality of materials and works shall be exercised by the engineer in accordance with section 900। तो दोस्तों जब भी हम सरफेस फिनिश करते हैं, वहाँ जब सरफेस को स्मूथली बनाते हैं, क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस तैयार करते हैं, तो उसमें उसकी जो क्वालिटी रहती है, मटेरियल की क्वालिटी, और साइड में कॉम्पेक्शन वगैरह जो भी हम चेक करते हैं इंजीनियर के निर्देशानुसार, वो सेक्शन 900 से सेक्शन 900 में जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, क्वालिटी कंट्रोल की जो रिक्वायरमेंट दी हुई हैं, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हमको फॉलो करना है, और उसके हिसाब से ही वहाँ टेस्टिंग की जाएगी, वहाँ साइड पे क्वालिटी चेक की जाएगी मटेरियल्स की, और साइड में कॉम्पेक्शन वगैरह ये सब चेक किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद इसमें बताया गया है दोस्तों 405.5 में अरेंजमेंट फॉर ट्रैफिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, अरेंजमेंट फॉर ट्रैफिक शैल बी डन एज पर क्लॉज 112। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब भी हम कॉम्पेक्शन करते हैं, तो कॉम्पेक्शन के दौरान जो ट्रैफिक रहता है रोड का, तो उसको हमको किस तरह से डाइवर्ट करना है, तो वहाँ डाइवर्जन किस तरह से देना है, तो उसके बारे में दोस्तों क्लॉज 112 में जिस तरह से निर्देश दिए हुए हैं, जैसा भी निर्देश उसमें स्पेसिफाइड है, तो उस निर्देश को पालन करते हुए हमको साइड पे उस तरह से डाइवर्जन प्रोवाइड कराना है, वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट करना है, ताकि हमारी जो सबवेज की सरफेस है वो ख़राब ना हो। यदि हम ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं करेंगे और ट्रैफिक उसमें छूट गया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, और सबवेज सरफेस जो है वो ट्रैफिक के चलने के कारण ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो इसका भी हमको ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है क्लॉज 405.6 में मेजरमेंट फॉर पेमेंट के लिए हम किस प्रकार से इसका मापदंड तैयार करते हैं, किस प्रकार से मेजरमेंट लेते हैं। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि जो ब्रेकिंग द एग्जिस्टिंग सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब, क्रशिंग एंड रिकम्पैक्टिंग द स्लैब मटेरियल एज सरफेस कोर्स शेल बी मेजर्ड एज इन सिंगल आइटम इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सब बेस लेड इन पोजीशन इन क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो टूटे हुए जो एग्जिस्टिंग सीमेंट कंक्रीट पेमेंट से के स्लैब से जो टूटे हुए हम एग्रीगेट्स हैं, जो पहले से रोड बनी हुई है और उससे जो कंक्रीट निकाल कर क्रस्ट करके और जो एग्रीगेट तैयार किया गया है, तो उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो मात्रा है, और उसको कंपैक्शन करने के बाद, रिकम्पेक्शन करने के बाद, जब सब बेस हम तैयार करते हैं, जो भी सब बेस कोर्स तैयार करते हैं उसमें कॉम्पैक्टेड करने के बाद, और उसको एक सिंगल आइटम के तौर पर मेजरमेंट लिया जाएगा। तो उसका वॉल्यूम, हम सब बेस जब भी तैयार हो जाता है तो उसका हम वॉल्यूम मेजरमेंट करते हैं कि वो कितने क्यूबिक मीटर
कितने क्यूबिक मीटर पोजीशन में जो है वो फैलाया गया है मटेरियल, तो उसको MQ के हिसाब से हमको मेजरमेंट लेना है कि इतने क्यूबिक मीटर में हम मटेरियल डाल चुके हैं, इतने क्यूबिक मीटर मटेरियल डल चुका है। तो उसके हिसाब से दोस्तों मेजरमेंट करके और उसका पेमेंट दिया जाता है, क्यूबिक मीटर के हिसाब से पेमेंट किया जाता है दोस्तों साइट पे। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो क्लॉज 405.7 में रेट के बारे में बताया गया कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस कोर्स सेल बी पेमेंट इन फुल फॉर कैरिंग आउट द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस इंक्लूडिंग फुल कंपनसेशन फॉर। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो क्रश सीमेंट कंक्रीट सब बेस कोर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के लिए पूर्ण निर्धारित मुआवजे सहित आवश्यक संचालन करने के लिए पूर्ण भुगतान होगा। तो उसके बारे में इसमें बताया गया कि जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट में इसके बारे में बताया गया है कि जो रेट ऑफ शेड्यूल की बुक आती है दोस्तों, तो उसमें बताया जाता है कि जो क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट मटेरियल्स है तो उसके क्या रेट्स तय किए गए हैं और उसके रेट्स किस प्रकार से दिए जाएंगे, किस प्रकार से उसका अमाउंट पे किया जाएगा, तो उसके बारे में उसमें डिटेल दिए गए हैं। तो इसमें किस किस चीज़ का अमाउंट पे किया जाएगा, उसके रेट्स किस प्रकार के से निर्धारित किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ उसमें ऐड किया जाता है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि नीचे कहा गया है एक तो मेकिंग अरेंजमेंट फॉर ट्रैफिक टू क्लॉज 112 एक्सेप्ट फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट टू वर्ज शोल्डर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो किनारों या शोल्डर के इनिशियल ट्रीटमेंट और डाइवर्जन के निर्माण को छोड़कर क्लॉज 112 के लिए यातायात की व्यवस्था करना, मतलब जब भी हम डाइवर्जन प्रोवाइड कराते हैं तो दोस्तों देखते हैं उसमें मिट्टी लगती है, उसको कम्पेक्टेड किया जाता है, तो पेट्रोल डीजल जो भी लगता है उसमें, तो उसकी जो अमाउंट होती है, उसके जो रेट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के हिसाब से तय होते हैं। तो वो रेट्स भी कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं, उसका भी अमाउंट पे किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो इसके बारे में बताया गया है कि जो भी हम डाइवर्जन तैयार करते हैं, जो शोल्डर्स बनाते हैं और ट्रैफिक के डाइवर्जन के लिए, ट्रैफिक अरेंजमेंट के लिए क्लॉज 112 के हिसाब से, तो उसका भी रेट्स जो है वो भी यूनिट कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट तय होते हैं। तो उसके बारे में इसमें बताया गया। इसके बाद दोस्तों सेकंड कहा गया है कि ब्रेकिंग दिस सीमेंट कंक्रीट स्लैब क्रशिंग सीविंग एंड रिकम्पेक्टिंग स्लैब मटेरियल एज सब बेस कोर्स। तो सब बेस कोर्स के लिए दोस्तों जो हम सीमेंट कंक्रीट की स्लैब को तोड़कर या कि क्रश करके और उसका सीविंग करते हैं, छानते हैं और फिर से उसका कॉम्पेक्शन करते हैं, तो उसमें जो भी खर्चा आता है तो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट से रहते हैं वो तय रहते हैं, तो उसके हिसाब से उनका अमाउंट जो है वो पे किया जाता है। और तीसरा बोला गया ऑल लेबर टूल्स इक्विपमेंट इंसिडेंटल टू कंप्लीट द वर्क टू बी स्पेसिफिकेशन। और दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो सभी लेबर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं और यदि कोई भी आकस्मिक घटनाएं वहाँ घटित हो जाती हैं तो उनके जो रेट्स रहते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स के हिसाब से पे किए जाते हैं, तो वो भी तय हो रहते हैं और उसके हिसाब से ही पे किया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें फोर्थ में बताया गया कैरिंग आउट द वर्क इन पार्ट विड्थ ऑफ रोड वेयर डायरेक्टेड। तो इसमें कहा गया कि जहाँ निर्देशित हो वहाँ सड़क की आंशिक चौड़ाई में कार्य करना। यदि हम सड़क की चौड़ाई, जो रोड की चौड़ाई, वो यदि हम बढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं, तो उसको भी उस कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स में ऐड किया जाएगा और उसका भी पेमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। तो उसके बारे में इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। और फिर तुम्हें इसमें बताया गया कि जो भी इसमें गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक परीक्षण करना है, तो उसके जो भी परीक्षण करना, उसमें जो भी अमाउंट खर्चा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स के हिसाब से वो भी पे किया जाता है गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक